एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें सारी की सारी कंपाइल करके आप एक जगह पे प्राप्त हो जाती है। चलिए फ्रंट न्यूज़ पे चलते हैं। जो द हिंदू के फ्रंट पेज पे ये चीज़ें निकली है, आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें आज आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कि अगर बात करें, प्रॉपर एडिटोरियल एनालिसिस आपको नहीं मिलेंगी। कुछ नई नई चीज़ें हैं, वैसे भी संडे है आज, तो इसलिए आपको दूसरी दूसरी चीज़ें निकल के आएंगी। साथ ही साथ बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दे दूंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करी जा रही है, तो महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन हुआ है। असेंबली इलेक्शन में टोटल सीटों की संख्या अगर बात करें तो 288 है। वहीं पे अगर झारखंड की इलेक्शन की बात करें असेंबली की, तो टोटल सीटों की संख्या 88 है। यहाँ पे झारखंड में रीजनल पार्टी जीत करके आई है। वहीं पे अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महायुति ये गठबंधन है, 234 सीटें मिली है इसको। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पे 50 के आसपास इस तरीके की सीटें यहाँ पे है। तो बीजेपी का फिर से यहाँ पे एनडीए बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसका रूल है, महाराष्ट्र में जीत करके आई है, तो रूलिंग पार्टी 234 के आसपास सीटें यहाँ पर जीती, जो बहुत बड़ा आंकड़ा एक है। ह्यूज विन कहा जा सकता है इसको दोस्तों। तो इस प्रकार से 280 की बात करें तो 288 की अगर बात करें तो इस प्रकार से 234 सीटें तक ये जीती है। और 1980 के बाद 234 सीटें लाने वाली ये एक प्रकार से ह्यूज विक्ट्री इसीलिए कहा जा रहा है। 234 सीटें जो लाई है 1980 के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं वोटर की काफ़ी कोऑपरेशन रही है। साथ ही साथ जो भी इश्यू निकला है आपका, जैसे कि क्लेम किया गया है कि कुछ जगहों पे प्रॉब्लम हुई थी वोटिंग के पोली बूथ में, वो भी चीज़ें यहाँ पर थी, लेकिन फिर भी जो डिसीजन है वो आपके सामने निकल के यहाँ पे आया। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे जो इंडिया की अलायंस थी वो जीत करके आई है, तो ये भी एक नया चीज़ है। बगल में आपके दिख रहा होगा प्रियंका वाड्रा यहाँ पे, तो ये वायनाड से वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पे इलेक्शन लड़ी थी, जो ऑलमोस्ट 4 लाख प्लस वोट से विक्ट्री लेकर के आई है। तो ये भी ह्यूज विक्ट्री है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। कांग्रेस की सीटें यहाँ पे एक बढ़ी हैं। तो ये चीज़ें थी, बात करी जा रही है। अगर थोड़ा सा ये लोग काफ़ी एक्सप्लेन किए हैं इन चीज़ों को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दी। तो बीजेपी लेड महायुति यहाँ पे ये डोमिनेट कर रही है अपने रीजन में, और अर्बन और रूरल यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्बन रूरल डिवाइड की बात करी जा रही है, किस प्रकार से चीज़ें सीट शेयरिंग ये हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हैं तो सेफ हैं वाली नारा यहाँ पे चली थी, जिसके कारण सारे लोग यहाँ पे सेफ नजर आ रहे हैं। यहीं पे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया ब्लॉक यहाँ पे अपनी सीटों में बढ़ोतरी भी दिखाया है। तो उसकी जो चीज़ें हैं, इश्यू ज़्यादा निकल के आ रही थी, इन्फिल्ट्रेशन की कही जा रही थी कि झारखंड में घुसपैठिए लोग आकर के बैठ गए हैं। तो यहाँ पे यही मुद्दा ज़्यादा चल रहा था। और महाराष्ट्र में एक हैं तो सेफ हैं, यही वाली चीज़ें चल रही थी। ज़्यादा भारत में इलेक्शन में कोई प्रॉपर मुद्दा होता नहीं है, जैसे कि एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, सैनिटेशन का, एयर पॉल्यूशन का। ये मुद्दे तो अपने भारत में कहीं है ही नहीं। सब के सब मुद्दे आपके या तो पॉपुलिस्ट स्कीम पे निकल के आ जाएंगी या फिर उनकी अपनी प्रायोरिटी पे ही हो जाती हैं। तो वैसे भी ये रीजनल इलेक्शन था, असेंबली का इलेक्शन था, लेकिन रीजनल के साथ साथ आपको कंट्री को भी देखना होता है, ये सब एस्पेक्ट्स देखना। लेकिन वहाँ पे जिस हद तक अगर इलेक्शन हुआ है, अगर डिटेलिंग को हम देखेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा पूरा का पूरा इलेक्शन यहाँ पे एकदम रीजनल के रूप में ही होके रह गया है। अब यहाँ पे देखें झारखंड की बात, तो झारखंड के लोगों ने भी अपनी पुरानी पार्टी को यहाँ पे चुना है, फिर से सीएम बन के ये आएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकर के आगे चलती है। अगर दो स्टेटों को देखें दोस्तों, तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया और ये आपका झारखंड हो गया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, महाराष्ट्र कितने से बॉर्डर शेयर करता है और यहीं पे झारखंड कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? तो दोनों चीज़ें जरूर बताइएगा। लोकेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है, ये जियोग्राफिकल मैप है इंडिया की। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई। तो ये तो थी अभी तक की आपको जो न्यूज़ मुझे बताना था, वो चीज़ें आई। यानी इनकम्बेंट का मतलब जो रूल कर रहा था वही फिर से ट्रायम्फ होके जीत करके
आ गया। अब इसकी अगर बैकग्राउंड डिटेलिंग हम देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो जाती है, जो कि आपके एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, तो इसको देखना हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस ये रिस्पॉन्सिबल होती है क्या, फ्री और फेयर इलेक्शन कराए पूरे कंट्री में। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 324 के तहत ये कार्य करवाने के लिए इसे पावर दी गई है। इसी पावर की यहाँ पे बात करी जा रही है कि यही सुप्रिटेंडेंट्स करेगा, डायरेक्शन देगा, और जो भी इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगी, प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ये चीज़ें करवाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, आर्टिकल 324 से लेके 29 तक यहाँ पे जो डील करता है इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। याद रखिएगा ये चीजें। इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो 324 से लेके 29 तक, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 324 में ये चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 324 में मेंशन है, 3 to 4 में मेंशन है। लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो 324 से लेकर के 329 तक ये चीजें मेंशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 6 ईयर का इनका टर्म होता है, या फिर 65 साल की उम्र, दोनों में से जो कोई भी पहले हो जाएगा वही मान लिया जाएगा। आर्टिकल 3 to 4 यही स्टेट करता है कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन रहेंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और कुछ अलग इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये 324 बताता है। अपॉइंटमेंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। शुरुआत करी गई थी 1950 से, और ये सिंगल मेंबर बॉडी थी उस वक्त अगर बात करें तो। यहाँ पे 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में कार्यरत रहती है, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट आता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल, और 21 से 18 साल यहाँ पे वोटिंग राइट्स कर दी जाती है, जिसके कारण वोटर पॉपुलेशन की संख्या बढ़ जाती है और बर्डन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, जैसे 21 से 18 वर्ष की जाती है तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती है वोट करने के लिए। तब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या निकल के आता है कि इनकी जो चीजें थी 3 इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे बैठा दिया जाता है, यानी मल्टी मेंबर बॉडी हो जाती है। और पोस्ट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें तो ये बाद में 90 में जाकर के एबोलिश भी कर दी जाती है, यानी जो भी 2-3 लोगों की यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है बाद में 90 में हटा दी जाती है। पुनः अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट इन दोनों लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। पावर और फंक्शन की अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन यहीं से आएगा जो अभी आपको बता रहा हूं मैं। ये पूरी स्लाइड उसी के लिए थी, इसीलिए मैं पूरा बैकग्राउंड डिटेलिंग कवर कर रहा हूं ताकि यहां से कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। पावर और फंक्शन की अगर बात करें और इनको कैसे रिमूव किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे ही आप पद से विमुक्त नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। उसके लिए बाकायदे आपको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपके पार्लियामेंट में। और किस ग्राउंड पे, तो 2 ग्राउंड है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसी 2 ग्राउंड पे इनको आप रिमूव कर सकते हैं। किससे, स्पेशल मेजॉरिटी ला करके, कहां पे, अपने पार्लियामेंट में। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं, तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए कहां पे, आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में इस प्रकार की चीजें जरूरत होगी। आधार क्या होगा हटाने का, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी की अगर बात करें तो ये इनके पास पावर है, क्वासी जुडिशियल की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये तीनों इनके पास पावर है। कभी कभी ये क्वासी जुडिशियल का मतलब यहाँ पे जुडिशियल पावर भी थोड़ा सा इनके पास होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो ही जाती है, एडवाइजरी भी हो ही जाती है, जो प्रेसिडेंट को ये एडवाइज करते हैं कि भैया इसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे यहाँ पे असेंबली का मेंबर हो। तो इसके पास भी पावर होती है, अगर कोई इलेक्शन में कुछ त्रुटि मिलता है तो उसको लेकर के ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशंस कोई प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए,
इलेक्शन कमीशन की, और यही हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगाते हैं। ये कोर्ट के रूप में भी जो डिस्प्यूट होती है उसका भी कार्य कर देते हैं, और ग्रांटिंग करते हैं रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टी को कि कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, कौन सी रीजनल पार्टी है। यही अलॉटमेंट करते हैं अपने सिंबल को भी, जैसे कमल हो गया, हाथ का पंजा हो गया, तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ क्या आपको पता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाथ के पंजा से पहले कांग्रेस का क्या निशान था? सबसे पहला कांग्रेस का क्या निशान था आपको पता है? हाथ का पंजा नहीं था, जाकर के जरा देखिएगा। इट कैन एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स, ये वही चीज़ें वो बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट को ये एडवाइज कर सकते हैं, भैया इसको डिस्क्वालीफाई करिए, चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे यहाँ पे गवर्नर को, सेम उसी प्रकार से ही मैटर कर सकते हैं असेंबली के रिगार्डिंग। कोई भी अगर लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, तो उसको डिस्क्वालीफाई के लिए कह सकते हैं। ये कैंसिल कर सकती हैं पॉल, जैसे कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वहाँ पे पुलिस पावर का इस्तेमाल हुआ था, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण 3-4 जगहों पे उन्होंने कहा था कि इलेक्शन को कैंसिल कर दीजिए। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन वहाँ पे क्या निकल के आता है। अभी तो 9 जगहों पे असेंबली का चुनाव था, जहाँ पे 7 जगहों पे बीजेपी की विक्ट्री हुई है, 2 जगहों पे समाजवादी पार्टी का इलेक्शन यहाँ पे जो उनकी सीटें हैं जीती हैं। उसी प्रकार की अगर चीज़ें कहीं होती हैं तो कैंसिल पॉल कर सकता है। ये बूथ कैप्चरिंग अगर हो रही है, वायलेंसेज हो रहे हैं, या फिर इरेगुलरिटी कोई चीज़ें हो रही हैं, रीगिंग हो रही है, तो ये चीज़ें इसके आधार पर ये पॉल को कैंसिल कर सकता है। स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ये असिस्ट करता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट का जो होता है, और वो अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके पूछताछ से? तो यहाँ पे कंसल्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट से, और जो उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिसे डीआरओ बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, और ये डीआरओ अपॉइंट करता है किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर असेंबली में यही यहाँ पे जिम्मेदार होता है रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी करता है कौन? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आपका डीआरओ यहाँ पे कर देता है। और दूसरी बात, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका जो भी वोट हो रहा है, पोलिंग बूथ हो रही है, उसको हेड करता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर जो वहाँ पे बूथ के अंदर होते हैं, पोलिंग ऑफिसर, ये प्रिसाइड करता है यहाँ पे बूथ को। आशा करते हैं जो चीज़ें अभी आपको समझाया वो समझ में आया होगा। बैकग्राउंड डिटेलिंग इलेक्शंस को लेके सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अभी जो दिया हूँ वो क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी डिटेलिंग आपको इस चैनल पर दे दी जाती है। एक चीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ये वीडियोस फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे COP29 हम सभी लोग जानते हैं, कई दिन से मैं कवर भी कर रहा हूँ। कन्वेंशन ऑफ पार्टी इसको लेकर के UNFCCC ये बॉडी इसको कराती है। अब ये कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट को लेकर के ये चीज़ें कराती है कि किस प्रकार से यहाँ पे फेलियर हो रही है। तो बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कही जा रही है यहाँ पे सीधे सीधे कि जो पैसों की डिमांड थी, पैसों की डिमांड वो आप लोगों ने पूरा किया नहीं। यानी जो NCQG न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की बात करी जा रही है, 300 बिलियन यहाँ पे पर ईयर की चीज़ें निकल के आनी थी, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे G20 मेंबर को घसीट के रख दिए। तो यही सब चीज़ें हैं जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए लिस्ट, डेवलप्ड कंट्री कैसे पैसा मिलाएंगी, इमर्जिंग कंट्री कैसे पैसा मिलाएंगी, जो डेवलपिंग कंट्री है कैसे पैसा मिलाएंगी। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री को आना पड़ेगा ना, यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। अदानी पावर यहाँ पे जो भी ब्राइब दे के कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, तो यूएस में इसी बात की चर्चा चल रही है। तो सागर जो हैं इनके नेफ्यू भतीजे हैं सागर अदानी, उनको यूएस के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहाँ पे बुलाया है। देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं, क्या चीज़ें निकल के आएंगी वो आपको बताया जाएगा। यहीं पे अगर बात करी जा रही है कन्वेंशन ऑफ पार्टी की, तो सबसे पहला COP21 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बर्लिन जनवरी में
जर्मनी में हुआ था। इसी तरीके से ये सारा चीज़ें आप देख सकते हैं, कई बार मैं इसको बताया हूँ। 2023 की यहाँ पे अबू धाबी में हुआ था, 24 जो रिसेंटली COP29 आपके अजरबैजान में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल के लिए। तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के चीज़ें निकल के आई हैं। क्लाइमेट फाइनेंस जो अभी इशू है उसी के लिए यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। 29वां यहाँ पे COP29 जो अभी हो रहा है वो यहाँ पे इसी बात को लेकर के चल रहा है कि 11 दिन से नेगोशिएशन हो नहीं पाया है। क्या सिग्निफिकेंस यहाँ पे इसका निकल के आया? तो यहाँ पे सबसे पहले 25 से 35 तक चीज़ें जो निकल के आई थी कि $1 ट्रिलियन पर ईयर दी जाएगी यहाँ पे हेल्प के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब नई टर्मिनोलॉजी आई है। ये टर्मिनोलॉजी क्या है? तो NCQG है, जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है। क्लाइमेट फाइनेंस को लेके कौन देंगी? डेवलप कंट्री डेवलपिंग स्टेट को देंगी, यानी डेवलपिंग कंट्री को, लिस्ट LDC कंट्री को इनको देने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसलिए दी जा रही हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करेंगे, कार्बन के इमिशन को कम करेंगे। लेकिन कैसे? अगर आप पैसा ही नहीं प्रोवाइड करेंगे, हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे। डेवलपिंग कंट्री के पास तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन LDC कंट्री के पास कितने पैसे हैं? तो LDC सबसे ज़्यादा विश्व में कंट्री हैं। लिस्ट डेवलप्ड नेशन, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंट्री को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो कौन करेगा? जो पॉल्यूशन करके डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो वो तभी, जब तक उनको देंगी नहीं तो वो फॉसिल फ्यूल से कैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी तक शिफ्ट करेंगे, ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी उनके लिए। यही बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डेवलप नेशन के द्वारा कि रीजनेबली हाई डिमांड किया जा रहा है पैसों की, जो यहाँ पे संभव नहीं है। टारगेट की बात करी जा रही है तो 100 बिलियन मस्ट बी एग्रीड अपॉन 2025 यहाँ पे बात बोली गई थी। पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला जो हुआ था, कॉप वाला कन्वेंशन ऑफ पार्टी पेरिस की। अब यहाँ पे चीजें स्प्लिट हो गई हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में। देखते हैं किस प्रकार से NCQG की टारगेट को कंप्लीट करते हैं। अगर बात करें कि ये जो चीजें मुद्दा उठ के आ रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री क्या चाहती है, जिसमें चाइना है, इंडिया है और ग्रुप 77 कंट्री हैं। अब इतनी सारी कंट्री हैं, आपको इन कंट्री से क्या उम्मीद रखना है? डेवलप नेशन की हम बात कर रहे हैं। तो डेवलप नेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इश्यू निकल के आ रहा है। अभी आज के अगर परिदृश्य में हम देखें तो क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? सबसे ज़्यादा LMDC, LDC, ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन, SIDC, ये सब क्या है? यही छोटे छोटे नेशन हैं जो ग्रुप बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया कम से कम हमें मॉनेटरी सपोर्ट करो, फाइनेंशियली सपोर्ट करो हमें, जो यहाँ पे डेवलप नेशन पल्ला झाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइना ने इनिशिएटिव लिया है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविस्ट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट NCQG पे ही चल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे ये कह रही हैं जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए डेवलप्ड कंट्री से, इस आधार पे कि हमें भैया केवल फॉसिल फ्यूल कम नहीं करना, हमें क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है, अपनी बायोडाइवर्सिटी लॉसेज जो हुई है उसको भी सही करना है। तो बहुत बड़ा टर्म है ये क्लाइमेट चेंज। अब आप सीधे ये सोचेंगे कि कार्बन इमिशन ही कम हो जाएगा, तो कैसे कम हो जाएगा? जब इस प्रकार की चीज़ें अगर होती रहेंगी, इसमें बायोडाइवर्सिटी लॉसेज आएंगी, इसमें क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स आएंगे, कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन और प्लस फॉसिल फ्यूल से शिफ्टिंग आएंगी, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करना, इसीलिए पैसे इतनी डिमांड करे जा रहे हैं, जो इनको महंगा लग रहा है यहाँ पे, रीजनेबली हाई। देखिए किसको? डेवलप्ड नेशन को। तो यही डेवलप्ड नेशन का कहना है कि इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। 1.3 ट्रिलियन पर ईयर की यहाँ पे बात चल रही है क्लाइमेट फाइनेंस की, और जो कि यहाँ पे इनकी जो डिमांड है वो तो पूरी ही नहीं हो पा रही है। 2035 तक यहाँ पे बातें चल रही हैं कि 250 से 300 के आसपास तक गोल टारगेट किया गया है डॉलर। अब बताइए, ये बिलियन डॉलर और ये ट्रिलियन की डिमांड करना है, तो यहाँ पे इश्यू निकल के आएगी। कंक्रीट एग्रीमेंट यहाँ पे क्या चल रहा है? चाइना हो गया, पिटीशन डाला हुआ है यहाँ पे प्रेसिडेंटी COP29 में कि भैया यहाँ पे कम से कम
जो रिक्वेस्ट अभी चल रहा है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, और फोरम में जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, चाइना प्रपोज किया था कि एक प्रकार से जो बेसिक है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना ये मिलकर के प्रपोजल रखी हैं अपनी। तो ये बेसिक वर्ड याद रखिएगा, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना यहाँ पे प्रपोजल रखी हैं। अब प्रपोजल रखने से तो चीजें संभव होती दिखनी नहीं रही है। तो यहाँ पे CBAM लगाने के लिए आप यूरोप वाले पहले आ जाते हो। ये क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, यहाँ पे बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये CBAM यहाँ पे पिछले वीडियो में कई बार मैं बताया भी हूं। ये क्या है? अगर आप एक कंट्री हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये यूरोप है, इस कंट्री से इस कंट्री में अगर कोई माल जा रहा है तो ये चेक करेंगे कि कार्बन इमिशन कितना हुआ इसको बनाने वक्त। अगर हुआ है तो आप पे टैक्स लगा देंगे ये कंट्री। अब बताइए, तो हम लोग भी बहुत कुछ यहाँ पे अपना सकते हैं कि जो भी डेवलप्ड नेशन है वो अपनी इकोनॉमी के आधार पे, उनकी पर कैपिटा इनकम के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे हम टैक्स लगा देंगे हमारे भारत में आएंगे। तो यही भारत बात बोला था। यहाँ पे अब CBAM का ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं, तो बताइए, और लागू करने का CBAM की बात करें तो 2026 में ये चीजें लेकर के आएंगी। तो बहुत सारा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है इन्वायरमेंट को लेकर के। यहाँ पे कोई यहाँ पे सहमति बनी नहीं है, आगे जो चीजें होंगी वो देखी जाएगी। तो बाकू का जो कॉन्फ्रेंस था बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। देखेंगे आगे जो भी चीजें होगी वो आपको मिलेगी, देखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की बात करी जा रही है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर, इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। जो वुमेन होती हैं उनकी जो वेजाइनल पार्ट होती हैं उस सर्वाइकल पार्ट्स के आसपास कुछ प्रॉब्लम निकल के आती हैं। जैसे अगर के देखा जाए इस स्लाइड में, तो ये सर्वाइकल कैंसर का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। इसी पार्ट की हम बात कर रहे हैं जो कैंसरस टिश्यू डेवलपमेंट हो जाते हैं, जिसे वेजाइनल के पास यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आती है। और ये जब व्यापक हो जाता है, बड़ा रूप ले जाता है, तो ये कैंसर का रूप निकल के आता है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका कारण होता है, जिसे HPV बोलते हैं। HPV 6, 11, 16, 18 कुछ इस प्रकार से इसके ट्रेट हैं जो होते हैं। मेजर कॉप्सिड प्रोटीन L1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये लोकेशन हो गई जो इसके आसपास होते हैं। ये यूट्रस हो गया आपका, ये ओवरीज हो गई जहां से एग्स निकल के फ्यूज करते हैं स्पर्म से, ये ओवरी हो गई जहां पे बेबी होते हैं। अब हम चलेंगे इस आर्टिकल पे जो आपको समझाना है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। जीरो सर्वाइकल कैंसर वुमेन में संभव हो सकती है केवल और केवल वैक्सीनेशन के द्वारा। अब यहाँ पे यही बात करी जा रही है कि जो भी 12 से लेके 13 साल की उम्र है वो बहुत सही है यहाँ पे HPV वैक्सीन को देने के लिए। इस उम्र में अगर आप वैक्सीन देते हैं तो बहुत हद तक ये सक्सेसफुल रेट दिखा रहा है। किस चीज की? सर्वाइकल कैंसर की यहाँ पे एकदम कम हो जा रही है, एकदम ना के बराबर केसेस निकल के आ रहे हैं। टेस्ट हुआ है यहाँ पे स्कॉटलैंड में, टेस्ट में पाया गया 2016 से कई सारे लोगों पे टेस्ट हुआ है, और यहाँ पे पाया गया है कि अगर आप 22 साल के उम्र के आसपास लेते हैं ये वैक्सीन, तब यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर रहा है, यानी वैक्सीन बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप 12 से लेकर के 15 के बीच में, 16 के बीच में ये चीजें अगर ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा है। यही चीजें बताई गई हैं कि 85% ऑफ HPV पॉजिटिव इन्वेसिव क्रिटिकल कैंसर यहाँ पे बढ़ने की संभावना है, जिसे रोका जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मिल रहा है कि 12 से 13 यहाँ पे सही उम्र है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाते हैं 18 से 22 के उम्र में और वैक्सीन को लगाते हैं HPV, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहता है, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के ये आता है। आशा करते हैं जो आपको मैं बताया यहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं स्टडी यहाँ पे निकल के आ रहा है H5N1, ये फेरट से लेके सकलिंग किड्स तक फैल रहा है। फेरट्स आपका ये हो रहा है, और सकलिंग किड्स ऐसे जो ममल्स होते हैं जो दूध
पिलाने वाले बच्चे होते हैं उनको सकलिंग किड्स कहते हैं। तो यानी बच्चों तक ये चीजें निकल के आ रही हैं। H5N1 2.3.4 बी क्लैड इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन स्टडी में पता चला है कि जो भी लैक्टेटिंग फेरेट्स हैं, ये फेरेट्स तो ये दूध पिलाती हैं, तो ये अपने बच्चों तक भी ये चीजें फैला सकती हैं और साथ ही साथ ममल्स तक भी फैला सकती हैं। ममल में कोई भी आता है। अब यहाँ पे अगर देखें जो फैलाने वाले लोग हैं, पहले क्या था, ऐसा कहा जाता था कि ममल्स तक ये चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अभी आज के डेट में ममल्स तक को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो कंटेजियस हो गई है ये चीजें, इन्फेक्शियस हो गई है, यानी ममल्स अब इसमें आ गए हैं H5N1 वायरस में। 2.3.4 बी इस क्लैड का नाम जानिएगा। और ये ममल्स को सी लॉयन, डॉल्फिन्स, ये एलिफेंट, सील, काउच, इस पे भी इन्फेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है। इवन यहाँ पे बात किया जा रहा है ह्यूमंस को भी यूएस में इन्फेक्ट किया है। प्रेजेंस ऑफ वायरस ममेरी ग्लैंड में ये सजेस्ट करती है कि एक्टिव वायरल रेप्लिकेट कर रहा है इसी ग्लैंड के साथ। वायरस यहाँ पे लैक्टेटिंग फेरेट से सकिंग पप्स, यानी जो दूध पिलाते लोग हैं, मम्मल, हम सभी लोग ममल हैं, जानते ही हैं, ह्यूमन बींग से लेकर के एलिफेंट तक, डॉल्फिन्स तक, ये सारे लोग क्या है, ममल्स की कैटेगरी में आते हैं। स्तनधारी, जिन्हें हिंदी में स्तनधारी बोला जाता है, तो उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ गई है इन्फेक्शन की। ये चीजें हैं। H5N1 वायरस यहाँ पे कॉज है 100% फैटेलिटी की, मृत्यु की, और इसको हमको रोकना पड़ेगा। तो ये स्टडी यहाँ पे बता रही है। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई। ये फेरेट हो गया, ये सकिंग किड्स हो गए। तो याद रखिएगा ये एक लोमड़ी है, जिसे यहाँ पे ये भी ममल है। तो ममल जो स्तनधारी हैं, जीव जो बच्चे पैदा करते हैं सीधे, वही ममल्स कहे जाते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। CAQM, काफी दिन से दिल्ली की पॉल्यूशन बढ़ी हुई है, उस पॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पे दिल्ली का न्यूज आया है। तो सुप्रीम कोर्ट पुल अप किया है इसको, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम CAQM कहते हैं। क्यों? तो यहाँ पे कहा भैया आप शांत रहिए, हम आपको बताएंगे कि कब ग्रैप 4 को हटाना है, क्योंकि जब भी ग्रैप लागू होता है तो जिम्मेदार CAQM ही होता है, यही लागू करता है। लेकिन ये समय पे लागू किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे संज्ञान ले रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यही बॉडी एजेंसी, इसी को पावर दी गई है। दिल्ली की एयर पोल्यूशन किसी से छिपा नहीं है, 500 प्लस जा चुका है, जिसे हम सीवियर प्लस कहते हैं। हजार्डस से भी नीचे है तो वो भी कह सकते हैं। स्विस की कंपनी एक थी, वो 1100 प्लस दिखा रही थी। तो अलग अलग पैमाना है, ग्राउंड है, जिस लेवल पे मेजर किया जा सकता है। 10 दिन की बात करें तो इसी कैटेगरी में हम लोग चल रहे हैं, सीवियर प्लस की। और ये बहुत हद तक आपके हर ऑर्गन को, हर बॉडी पार्ट को, किडनी हो गई, लंग हो गई, हार्ट हो गई, ब्रेन हो गई, स्किन हो गई, हर प्रॉब्लम को ये इम्पैक्ट करता है। तो इसी की गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग यहाँ पे होनी चाहिए, जो इनएडिक्वेट यहाँ पे निकल के आई है। CAQM की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन में ये अटेंटिव रहती है, यानी अब दिल्ली NCR में अलग अलग जो स्टेट हैं उनकी भी ये चीजें देखेगी। और इसकी स्थापना होती है 2020 ऑर्डिनेंस के द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2021 को। यहाँ पे अगर बात करें, ये रिप्लेस किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2021। CAQM की बात करें तो सेटअप किया जाता है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, रिसर्च के लिए, ये पता लगाने के लिए, रिजोल्यूशन के लिए कि प्रॉब्लम अगर एयर क्वालिटी में है तो क्या क्या रिजोल्यूशन होंगे। इस इश्यू से जुड़ा हुआ है। 15 मेंबर इसके अंतर्गत पहले अगर बात करें तो थे। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीजें आ रही हैं, और डिपार्टमेंट भी, यूनियन गवर्नमेंट भी, बहुत सारे ऑफिशियल इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, जो मिलकर CAQM में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रणाली को देखी जाती है। NGO भी आते हैं, एजेंसीज भी आती हैं। आज के डेट में राजेश वर्मा इसके हेड हैं 27 मेंबर के साथ। CAQM की बात कर रहे हैं तो ये EPCA को रिप्लेस करके बनता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1998 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। आज की डेट में बात करें तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यहाँ पे मेजर करता है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो ये चीजें थी। आगे बढ़ते हैं और देखा जाए कि पावर क्या है, इसको दिया क्या गया है। तो ये जो है CAQM, ये एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 की ये चीजें एक्ट लेके आती है, और ये देखता है कि किस प्रकार से इश्यू डायरेक्शन करना पड़ेगा, कंप्लेन, क्या क्या आवश्यक एक्शन लेना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ
एयर को। तो ये चीजें देखने के लिए यही जिम्मेदारी रखती है, क्योंकि स्थापना इसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना की जरूरत है, जो भी इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे ऑफिसर्स लोग हैं चाहे क्योंकि ये इसकी स्थापना सीएक्यूएम की सुप्रीम कोर्ट ने करती है, तो यहाँ पे ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा इसको लेते नहीं है, इसीलिए स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की बात करी जा रही है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको पुल अप किया कि भैया थोड़ा शांत रहो, हम देखेंगे कैसे क्या करना है। पोल्यूशन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो कोर्ट यहाँ पे रिफर कर रहा है बहुत सारे स्टेक होल्डर को सीएक्यूएम के, और यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन इसी एक्ट के अंतर्गत बनती है, जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं। टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे नॉन कंप्लायंस एक्ट जो भी चीजें आ रही हैं इसी के अंदर, तो यहाँ पे कमीशन स्टेप लेता है कि किस प्रकार से हमें एक्टिव रहना है। कमीशन ये भी देखता है किस प्रकार से डायरेक्शन देना है, किस प्रकार से हमें पोल्यूशन को कम करना है। लेकिन कोर्ट ने रिसेंटली इसको स्लैम किया है, मतलब कहा कि भैया थोड़ा शांत रहो, हम देख रहे हैं कैसे कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेप 4 दिल्ली में चल रहा है। स्टेज 4 सबसे ही हाईएस्ट लेवल मानी जाती है, ग्रेप 4 कोई कम नहीं होती है, इससे ऊपर हम लोगों के पास अभी कोई चीजें नहीं है। तो सीवियर प्लस की कैटेगरी में हम लोग चल रहे हैं। सीएक्यूएम का यहाँ पे रोल निकल के आ रहा था, जो डिले कर दिया, सही टाइम पे इसने ग्रैप वाली चीजें नहीं लगाई, तो इसीलिए यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज्यादा सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच गया। तो क्या सीएक्यूएम को ब्लेम करना सही है? दिल्ली में यहाँ पे यही बातें चल रही हैं। तो सही प्रकार से प्लान और कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल डिफरेंट एजेंसी के द्वारा चाहिए, तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे हम ग्राउंड लेवल पे। सीएक्यूएम की बात करें तो ये जो कमीशन है ये इम्प्रूव हो गई है, इसकी कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग, पैडी स्टबल बर्निंग, ये सब इसको देखना था। कह रहा था कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टबल बर्निंग से हुई है, लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट में ये मालूम चला कि दिल्ली की अगर बात करें व्हीकल से पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, टायर घिसने की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, कंस्ट्रक्शन और डस्ट से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, कोल और फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, न कि स्टबल बर्निंग से। तो स्टबल बर्निंग के अलावा यहाँ पे बोला कि हम पंजाब हरियाणा में जो भी चीज़ें चल रही थी वो तो हम देखेंगे और अपडेट करेंगे ही, साथ ही साथ जो भी पोल्यूशन हो रही है व्हीकल से उसको भी, वेहिकुलर पोल्यूशन को भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ें निकल के आती हैं, फोरकास्ट करी जाएगी और एक्यूरेट डाटा देने की बात भी करी जा रही है। तो ये थी चीज़ें, आशा करते हैं जो डिटेलिंग दिया यहाँ पे वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे अंडरग्राउंड से लेकर के गवर्नमेंट तक यहाँ पे सफर एकेडी अरुणा कुमार दिशा नायके, एकेडी से नाम यहाँ पे याद रखिएगा, अरुण कुमार दिशा नायके। ये मार्क्सिस्ट ओरिजिन इनकी आइडियोलॉजी थी। और दूसरी चीज, 2 इंसरेक्शन श्रीलंका के खिलाफ ये कर चुके हैं, यानी पहले छुप छुप के कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंसर्जेंसी कह सकते हैं, लड़ रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। आज इनकी पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी, ये गवर्नमेंट में आ गई है। तो यहां से लेकर के यहां तक का सफर इन्होंने तय किया है, बड़े आराम से देख सकते हैं। अब इनके लिए अगर बात करी जाए तो कई एनपीपी के अंतर्गत बहुत सारी पार्टियां मिलके आ रही हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज निकल के आ रही हैं। तो उसको कैसे लेकर के चलेंगे? लगभग 20-21 ग्रुप है जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी रखती हैं। ट्रेड यूनियन है, सिविल सोसाइटी नेटवर्क है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनको इस इलेक्शन में सपोर्ट करी है। तो मार्क्सिस्ट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है और यही कह रहे हैं कि नेपोटिज्म नहीं चलेगी, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा, सही प्रकार से यहाँ पे रूलिंग चलेगी गवर्नमेंट की, और जो यहाँ पे करप्शन है उसको सही प्रकार से कम करना पड़ेगा और कंट्री को ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये भारत आने वाले हैं, आएंगे तो डिटेल में देखा जाएगा, वही यहाँ पे बात करी जा रही है। पहले अगर शुरुआत की हम बात करें तो श्रीलंका की समाज पार्टी थी, जो यहाँ पे ओल्डेस्ट पार्टी मानी गई है। बाद में टूट के प्रो मास्को कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, फिर इससे टूट के कम्युनिस्ट पार्टी 1960 में यहाँ पे फॉर्मेट करती है जेवीपी। ये जेवीपी क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जेवीपी आपको जनता विमुखी पेरामुना, तो जेवीपी यहाँ पे मतलब पीपल लिबरेशन फ्रंट, इसको बोल दें पीपल लिबरेशन फ्रंट, जेबीपी को बोल सकते हैं। तो ये पार्टी का निर्माण होता है, बाद में धीरे धीरे रिसरेक्ट होके ये एनपीपी भी
आती है। तो यही पार्टी है, देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चलती हैं, वो आपको बताया जाएगा। अब बात करी जा रही है श्रीलंका की, तो IMF अप्रूव किया है यहाँ पे 4th ट्रेंच यानी 3 ट्रिलियन ऐड की जो बात करी गई है वही यहाँ पे देने की बात करी गई है। और इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो IMF को बोला है, दे नहीं रहा था ये, IMF को बोला है इंडिया ने कि भाई दीजिए, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, घबराइए मत, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, आप लोन दीजिए। याद है आपको जब सरकार गिरी थी श्रीलंका की, तो वहाँ पे फिनेंशियल प्रॉब्लम कितना आ गया, 1 लीटर दूध कितना महंगा मिलने लगा था वहाँ पे, तो बहुत सारा फिनेंशियल प्रॉब्लम निकल के आए थे, जिसके कारण इंडिया सीधे सपोर्ट किया था कि भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इनको लोन दीजिए, हम खड़े हैं। तो ये थी इंडिया की। अगर लोकेशन की बात करें तो ये श्रीलंका है। इस वाले पार्ट में बहुत सारे तमिलियन हैं जिन्हें जाफना रीजन बोलते हैं। ये वही रीजन है जहां भारत से निकल के इस वाले रीजन में टी प्लांटेशन के लिए लेबर को लेकर के गया था। आज भी वो लेबर वहीं पे विद्यमान है, उनकी प्रजाति, उनकी जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो वो लोग भी सपोर्ट किए हैं, तो ये निकल के आ रही हैं। ये कुछ लक्काडीव सीव है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है आपका, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। इजराइल फिर से एयर स्ट्राइक किया है बेरूत यानी लेबनान की कैपिटल बेरूत में, और कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, 15-20। इजराइल गाजा पे भी अटैक किया है, 19 लोग की मृत्यु हुई है, 14 लोग अटैक हुए हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यहाँ पे सीधे सीधे, ये कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। तो ये इंटरनेशनल इशू को देखता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये जिम्मेदारी लेता है। इसने अरेस्ट वारंट निकाली है बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, तो इजराइल के खिलाफ निकाली है, और प्लस हमास के जो लीडर हैं उनके भी खिलाफ निकाली है। फिलीपींस यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थ्रेटन किया गया है, और प्रेसिडेंट असैसिनेशन की बात करी गई है। बात करी जा रही है यहाँ पे फिलीपींस के वाइस प्रेसिडेंट सारा दुरुतो, ये यहाँ पे बैठी हैं सारा दुरुतो। इन्होंने कहा कि हम असैसिनेट करने मतलब असैसिनेशन की कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अगर आप हमें मारने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार का जोक भी कहीं ये निकल के आ रहा है। कह रही है ये मैं चेतावनी दे रही हूँ, ये जोक नहीं है, अगर हमको कोई मारने का प्रयास, तो हम भी पहले भी इस प्रकार की चीज़ें कर चुके हैं। तो फिलीपींस कहाँ है ये जल्दी से देखेंगे। फिलीपींस आपका ये रहा, फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेलेब सी, मलेशिया के ठीक यहाँ पे ऊपर, ये शिबुया सी और विशायन सी, कुछ इस प्रकार से है। कैपिटल की अगर बात करें तो यहाँ पे मनीला इसकी कैपिटल निकल के आती है। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक टेम्पल है, काफ़ी न्यूज़ में हमेशा रहता है, तो यहाँ पे चोला टेम्पल, जिसे बृहदेश्वर टेम्पल कर रहे हैं, लॉर्ड शिवा भगवान को ये अर्पित किया जाता है टेम्पल, उन्हीं के नाम से है। यहाँ पे चोला राजा 1 ने इसका निर्माण कराया है, और इस निर्माण के पीछे भारत की सबसे बड़ी टेम्पल यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पे एक फेस्टिवल है सदाया वीजा, ये तंजौर तमिलनाडु में चीज़ें हैं। तो यहाँ पे टेम्पल है, राजा चोला फर्स्ट के द्वारा इसकी स्थापना करी, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। सदाया वीजा एक फेस्टिवल है। ये यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो लिखी गई हैं टेम्पल के बारे में, और टेम्पल को किस प्रकार से संरक्षण करना है, टेम्पल को किस प्रकार से पूजा करना है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें रखी गई हैं। तो आशा करते हैं जो डिटेलिंग आपको दिया वो क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये मेरा चैनल है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नए वीडियोस आपके लिए हमेशा आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।